तो रूस यूक्रेन जंग को करीब 10 महीने पूरे होने को है और अब ये जंग परमाणु अटैक की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर ये युद्ध अब लंबा खिंचता है तो इसका अंजाम बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा चलने के बाद भी जंग का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है और अब दोनों देशों की मंशा इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की है, चाहे इसके लिए अब कुछ भी करना पड़े। इसीलिए अब पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि युद्ध को किसी भी तरह से रोका जाए और अब अमेरिका भी कई बार पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है, मगर पुतिन मानने को तैयार नहीं है और अब उनकी चेतावनी ने पूरी दुनिया में फिलहाल खलबली मचा दी है। दो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो डेंजरस प्लान जो पुतिन तैयार कर रहे हैं, उससे यूक्रेन समेत दुनिया में खलबली मची हुई है। एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर वो प्लानिंग करते हैं तो वो न्यूक्लियर अटैक के अलावा और क्या हो सकता है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जंग में परमाणु अटैक का खतरा बढ़ गया है। परमाणु हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर, रूस पहले न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। रूस पर परमाणु हमला होता है तो अंजाम बुरा होगा। हमला करने वालों का धरती से सफाया कर देंगे। एक बार फिर से ये धमकी, रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, ये कहना है रशिया का। ये एक संकेत पुतिन की ओर से सीधे तौर पर यह दिया जा रहा है कि हम अटैक पहले नहीं करने वाले, लेकिन अगर हमें निशाने पर लिया जाता है तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका को निशाने पर लेते हुए कहा गया कि हमारे पास अमेरिका से ज्यादा बेहतर परमाणु हथियार है। По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार पुतिन ने दिया है एक बड़ा बयान और इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पुतिन ने कहा है कि ये युद्ध जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच गया है और पुतिन के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या पुतिन अब कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसके बाद इस युद्ध को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और वो कदम क्या हो सकता है, क्या जिसको लेकर पुतिन और रूस की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही थी, क्या वही कदम अब पुतिन उठा सकते हैं। तो देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वो बड़ा कदम पुतिन अब उठाने जा रहे हैं, जिसका संकेत वो बार बार दे रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी के बाद अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। दोनों देशों की ओर से यहां पर भरसक प्रयास ये किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमले कर इस युद्ध को खत्म किया जाए, जीत हासिल हो। कोई एक देश तो जीतेगा ही, दूसरे की भयंकर भयानक हार होगी। लेकिन यूक्रेन को पहुंचाई जा रही पश्चिमी मदद और यूक्रेन के ऊपर रशिया जो लगातार हमले कर रहा है, अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच में इसका एक अंत होता नहीं नजर आता है। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले सिवाच सर, आपका रुख करना चाहती हूँ, अभी ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, 24 फरवरी युद्ध शुरू होता है, उसके कुछ ही दिन बाद पुतिन ने कह दिया था अगर मन मुताबिक परिणाम न हुए तो परमाणु हमला होगा, फिर वही संकेत कि जो लड़ाई है इसने बड़ा नया मोड़ ले लिया है। अब दो तरीके से हो रहा है। एक तो कहीं ना कहीं जो रूस है वो पूरा जोर लगा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करे यूक्रेन का, स्पेशली एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और गैस और ऑयल, वो सबको बर्बाद कर चुका है। 70% के करीब उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, 50 से 60% जो इनका पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर है वो बर्बाद हो गया। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सर्दियों में, और इसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ विंटर जो रूस कर रहा है। मगर ये भी सच है कि जो डॉनबास के इलाके में है, डोनेत्स्क, लुहांस्क के इलाके में, और कहीं ना कहीं जापोरिजिया और खरासोन में, वहां पर उसको काफी सेटबैक मिलने हैं। यूक्रेन की फौज उस पर आगे आ रही है।
अब हो क्या रहा है कि यूक्रेन को हथियार मिलते जा रहे हैं, यूक्रेन लड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है रूस ईस्ट यूक्रेन में, मगर इसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है यूक्रेन का। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई अब लंबी खिंचेगी अगर यूक्रेन को इसी प्रकार हथियार मिलते रहे जो अमेरिका और नेटो कंट्री ने विश्वास दिलाया है। देखो जो हथियार हाईमार्स मिले हैं इनको, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर मिले हैं जो कि इनके ग्राउंड अटैक करने में बहुत फायदा देने, क्योंकि इनको पहले डिफेंसिव हथियार मिले थे, जेवलिन मिसाइल, उसके बाद स्टिंगर मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन। इनको ड्रोन भी बहुत ही अच्छे मिलने हैं और अभी कहीं पेट्रोइट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात हो रही थी, जिससे कि रूस की मिसाइलें हैं उनको बर्बाद किया जाए हवा में। अगर ऐसा होता है और ये लड़ाई खिंचती है और कहीं ना कहीं रूस बैकफुट पे आता है तो फिर वो न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का मुजाहरा किया पुतिन ने, उन्होंने कहा है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियार, मगर उसी साथ उसने ये भी बोला कि हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छे न्यूक्लियर हथियार हैं और हमारे पास काबिलियत है कि हम हवा में भी, जमीन से भी और समुद्र के नीचे से भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भी सिस्टम है। मुझे लगता है अनटिल अनलेस कोई बातचीत ना हो, सीज फायर ना हो, जो भारत जैसा देश बोल रहा बार बार, पहले सीज फायर करो फिर बातचीत करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसे लड़ाई चलती रही तो मुझे लगता है ये विंटर बहुत ही मुश्किल होने वाली यूक्रेन के लिए और इसका कहीं ना कहीं नुकसान यूरोप को भी होगा, क्योंकि वहां पर फ्रांस और जर्मनी जिनको यहाँ से ऑयल गैस जाता है रूस से, वो भी बड़ी प्रॉब्लम में है। नुकसान एक जगह तक सीमित यहाँ पर नहीं रहने वाला है। त्रिपाठी जी, अभी रूस ने अपने यहाँ पर विपक्ष के नेता को जेल भेज दिया, ये कहते हुए कि गलत जानकारियां जो है वो यहां पर साझा की जा रही है उनकी ओर से। अभी इस मौजूदा स्थिति में क्या आप समझ पा रहे हैं इस महीनों की लड़ाई के बाद अब वाकई में व्लादिमीर पुतिन क्या न्यूक्लियर अटैक कर ही मानेंगे? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि न्यूक्लियर अटैक की कोई ऐसी संभावना है, निकट संभावना भी नहीं है। मैं आपको पहले से बता दूं, 4 महीने से ये सुन रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनल से कह रहे हैं कि हाँ आज न्यूक्लियर अटैक होगा, कल होगा, लेकिन हुआ नहीं। न्यूक्लियर अटैक इतनी जल्दी नहीं हुआ। अभी तक न्यूक्लियर अटैक सिर्फ एक बार हुआ है 1945 में, उसके बाद युद्ध बंद हो गया है। और ये कहना कि हमारे पास 6500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और अमेरिका के पास कम ही है और लोगों के पास कम है, ये भी बेईमानी है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर अटैक की दशा में 6-6,500 वॉरहेड या 4,000 वॉरहेड की जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 के बाद युद्ध बंद हो जाएगा अगर ऐसा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन ने ये भी कहा इसके साथ कि हम कोई पागल नहीं है कि हम न्यूक्लियर अटैक शुरू करें, क्योंकि पुतिन भी ये जानते हैं, पुतिन स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जानते हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक इतनी जल्दी अगर नहीं शुरू करेंगे। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और दूसरी चीज रही बात ज़पोरिज़िया की, तो आपने देखा है ज़पोरिज़िया में रूस की पोजीशन खराब नहीं है। अभी ज़पोरिज़िया पे रूस का कंट्रोल है, उसके चारों रूस ने, यूक्रेन के ही शब्दों में, उसके चारों रूस ने रॉकेट्स लगा रखे हैं, जिससे कि अब यूक्रेन एक उहापोह में, एक सांसद में पड़ गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन वहां पर रुक करता है, अटैक करता है, तो ज़पोरिज़िया प्लांट पे खतरा होगा, जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन होगा और वो बहुत गड़बड़ होगी। तो रूस ने यूक्रेन को उसी के शब्दों जस को तस कर दिया है, क्योंकि आपने देखा कि पहले वार के शुरुआत में क्या हुआ कि यूक्रेन ने कई जगह सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स को खाली करा के वहां अपनी मिलिट्री। बिल्कुल सर, बखमुर जैसे इलाके हैं जहां पर जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर कब्जे की लड़ाई की जा रही है दोनों ही देशों की ओर से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आप दोनों ही बने रहिएगा। पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। वहां के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने दावा किया है कि रूस परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है और लगातार न्यूक्लियर भंडार को बढ़ा रहा है। परमाणु हथियार को हाईटेक बनाया जा रहा है रूस की ओर से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा दावा है जो ये अमेरिका की ओर से किया गया है। सिवाज सर, इस दावे को कैसे देखें? क्योंकि देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा में देखिए जो बैठक होने जा रही थी
सिवाज सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और इस अहम मुद्दे पर बातचीत हम आपसे यहाँ पर आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह दावा किया है कि रूस परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है और लगातार न्यूक्लियर भंडार जो है उसको ज्यादा खतरनाक करने की प्रयास जो है वो रूस की ओर से किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, जेके त्रिपाठी जी बने हुए हैं और साथ ही साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाच है। सिवाच सर, जो कायरा में बैठक होनी थी अमेरिका और रशिया की, वो कैंसिल होती है। रशिया लगातार इस बात से बचता नजर आ रहा है कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाए। तो ये जो दावा यूएस की ओर से किया जा रहा है इसी बीच, क्या इसमें बहुत ज्यादा दम लगता है आपको? हाँ, देखो, इसमें दो बातें हैं, हमें समझनी पड़ेगी। ये तो सच्चाई है कि अगर आप 5 न्यूक्लियर स्टेट देखें जो कि हैं अमेरिका, फ्रांस, यूके और रूस और चीन, उसमें एक ही देश है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की, वो चीन है। और 4 हैं नॉन न्यूक्लियर स्टेटेड देश हैं, जो भारत है, पाकिस्तान, इजराइल और आपका नॉर्थ कोरिया, इसमें भारत है। इसका मतलब 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज। बाकी जो हैं ये न्यूक्लियर हथियार को एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मतलब ये लड़ाई के हथियार नहीं है, ये लड़ाई को रोकने के हथियार है, डराने के हथियार है। मुझे लगता है जिस प्रकार से रूस कार्रवाई कर रहा है वो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ है, जिस प्रकार से वो अपग्रेड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है और रूस उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता जा रहा है और रिफाइन करता जा रहा है। और दूसरा देश इसको जो कर रहा है वो चीन भी आने वाले समय में 1500 न्यूक्लियर वार हेड बना लेगा अगले 10-15 साल में। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि अगर वो इस तरीके से कार्रवाई करेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा। अब सच्चाई क्या है कि इस लड़ाई के अंदर जितनी भी प्रिडिक्शन है वो सब की सब गलत साबित हुई है। सबने ये सोचा था रूस यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, वो भी गलत हुई। फिर बोला रूस जो है यूक्रेन को बहुत जल्दी जीत लेगा, वो भी हुआ। फिर बोला 4-5 महीने में ये लड़ाई बंद हो जाएगी, नहीं। अब सच्चाई ये है कि ये लड़ाई अगर लंबी खींचती है तो रूस को भी बड़ी सेटबैक है, क्योंकि उसके पास जो वेपन सिस्टम वगैरह हैं और हथियार और अम्यूनिशन है उसकी कमी नजर आ रही है। अभी मिसाइलों की कमी है। 9 महीने तक अकेला कैसे लड़ेगा, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। उसको ईरान के अलावा और नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन चाइना देने वाला। और ये बात रशिया बेहतर तरीके से जानता है और शायद इसी वजह से सर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है महज डराने की एक कोशिश जो रूस लगातार करता आ रहा है वही यहाँ पर एक बार फिर दोहराई जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ सर। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी दरअसल एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर जंग नहीं रुकी तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। रूस और नाटो देशों में युद्ध की संभावना पैदा हो जाएगी, जिसके बाद ये जंग और खतरनाक मोड़ ले सकती है। लेकिन नाटो की युद्ध को टालने की कोशिशें लगातार यहां पर जारी हैं। ये बड़ा दावा देखिए यहां पर किया गया है सीधे तौर पर नाटो चीफ जेम्स स्टोल्टनबर्ग की ओर से। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी सर, यहां पर नाटो के जो चीफ हैं वो ये बड़ा दावा करते हैं कि आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तो पिछले लंबे वक्त से सुनने को मिल ही रहा है। पुतिन बार बार धमकाते हैं नाटो देश मदद करेंगे तो हम हमला कर देंगे, हमको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, समझने की भी कोशिश की जाएगी तो हम हमला कर देंगे। इसी बीच में रूस और ईरान के बीच में जो ये नए अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूएस एक तरफ कह रहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए लेकिन लगातार एड पहुंचाई जा रही है यूक्रेन को। इस बीच में ये बयान कितने मायने रखता है? सिर्फ मेरे ख्याल से आई वॉश है, क्योंकि जब तक नाटो में अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा और अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध खींचे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 9% हो चुका है, अमेरिका में वेजेस नहीं रिवाइज हुई काफी साल से, तो अमेरिका ये चाहता है लेकिन ये खींचेगा। एक मिनट, तो अमेरिका ये चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री है वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि युद्ध खींचे, क्योंकि उससे फायदा होगा वॉर इंडस्ट्री को, और वॉर इंडस्ट्री की वो 3 गुने तक हो चुकी है उनकी प्रॉफिट्स। दूसरी चीज ये है कि देखिए रूस ने कह दिया है कि वॉर लंबा खींच सकता है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रही है रूस और अमेरिका की,
और इसमें एक बड़ा मोड़ देखिए ये आया है कि यूक्रेन की ओर से ऐसे हथियारों का उपयोग किया जा रहा है जो रूस में, मॉस्को में भी आपने बताया मॉल में विस्फोट किया गया। तो ये जो हथियार पहले अमेरिका या नेटो रूस यूक्रेन को हथियार दे रहे थे आत्मरक्षा के लिए कि यूक्रेन को बचाएंगे। अब अगर वो सीधे सीधे रूस पे आक्रमण करने के लिए हथियार दे रहे हैं तो इसको रूस अपने पर आक्रमण मानेगा नेटो द्वारा, सिर्फ यूक्रेन द्वारा नहीं। और इसका परिणाम ज्यादा भयावह इसलिए होगा कि इसमें कि युद्ध और भी तीव्र हो जाएगा। रही बात टाइम लाइन की, तो देखिए छोटे छोटे युद्ध अमेरिका, लीबिया, अमेरिका, इराक जाता है, क्योंकि उसी को लेकर सबसे बड़े प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लगातार ये प्रश्न जो है वो बने हुए हैं। इसी बीच में सिवाज सर, चाहे पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति की हम बात कर ले, साउथ ईस्ट एशिया की आर्थिक स्थिति की बात कर ले, सब कुछ दांव पर है, लेकिन युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ देखो, एक बात तो समझनी पड़ेगी, जो अमेरिका युद्ध चाहता था पहले, अभी कहीं अमेरिका को लगता है कि जो उसको अचीव कर रहा था वो काफी हद तक अचीव कर लिया। उसका $47 बिलियन के उसके हथियार बिके हैं। छोटे छोटे देश भी अभी हथियार खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको ऑयल और गैस की मार्केट मिल गई यूरोप में। अब वो सोचता है कि ये युद्ध ज्यादा खिंचेगा तो ये युद्ध कोई भी मोड़ ले सकता है, मगर वो जेलेंस्की को बातचीत करने के लिए उकसा भी रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम कुछ मिसलीडिंग भी आ रहे हैं, वो हथियार भी दे रहे हैं। अगर हथियार यूक्रेन को मिलते रहे तो यूक्रेन लड़ता रहेगा। तो सच्चाई ये है कि सबसे पहला एम अमेरिका का था कि किसी तरीके से रूस को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली कमजोर करो। ये तो सच है कि इकोनॉमिकली मिलिट्री कमजोर हो गया रूस, और ऐसे में जो यूक्रेन है वो बर्बाद हो गया है। तो यूक्रेन एक मोहरा बन गया है नेटो और अमेरिका का। अब ये लड़ाई, जो सच बात यह है कि अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अटैक रूस के अंदर होने स्टार्ट हुए हैं, इससे अभी काफी हद तक इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि अभी तक लड़ाई यूक्रेन में कॉन्सेप्ट जो है वो अब यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। देखना होगा आगे का रुख कैसा रहता है।